हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, HPS। ठीक है, अपन आज क्लास पढ़ेंगे हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। यह एक जेनेटिकल भी है और एक्वायर्ड भी कंडीशन है ना। इसमें क्या होता है कि जेनेटिकल जो जैसे किसी बेबी को टर्नर सिंड्रोम है ना, ये तो जेनेटिकल हो गया। और एक्वायर्ड में क्या होगा, या तो मदर एंटीनेटल प्रेगनेंसी के दौरान इथ्रोमाइसिन के ओवर यूज कर रही है, या फिर और बहुत सारे एक्वायर्ड कंडीशन होती है, तो मेटरनल स्ट्रेस में गई है मदर लास्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा, है ना। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रोपिक मींस सेल की जो साइज है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, किसमें, पाइलोरिक मसल्स में, है ना। ठीक है, अगर इसको ऐसे समझाऊं मैं, ठीक है, ये है कार्डियक इंस्पेक्टर, फंडस, बॉडी, और ये पाइलोरिक डिजाइन, है ना। ये फंडस, स्टमक का फंडस वाला पार्ट, ठीक है, ये पाइलोरिक वाला पार्ट, सॉरी ये बॉडी वाला पार्ट, ये बॉडी वाला पार्ट, और ये पाइलोरिक वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंस्पेक्टर होता है, यहाँ पर मसल्स होती है, ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स क्या करती है, इंस्पेक्टर का फॉर्मेशन करती है। सर्कुलर मसल्स क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है, ये एक प्रकार की स्मूथ मसल्स होती है ना। इसमें क्या 3 प्रकार की मसल्स होती है, इसमें स्टमक में, है ना। एक तो होती है ये रेडिएटिंग फाइबर, ठीक है, रेडिएटिंग फाइबर होते हैं, और ये सर्कुलर फाइबर होते हैं। सर्कुलर फाइबर, ठीक है, इंटरनली सबसे अंदर की तरफ होते हैं ऑब्लिक फाइबर। ठीक है, अब अपने कंडीशन कहाँ क्रिएट हो रही है, सर्कुलर फाइबर में। सर्कुलर जो फाइबर है जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें क्या होगा, वहां की जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं उसमें हाइपरट्रोपी हो गई। हाइपरट्रोपी मतलब सेल की साइज इंक्रीज हो गई, हाइपरट्रोपी। सेल की साइज इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोपी, है ना। तो ये क्या होगा, हाइपरट्रोपी हो गई, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ की जो यहाँ पर जो ल्यूमन हो गया वो क्या हो गया, नैरो ल्यूमन हो गया। ल्यूमन क्या हो गया, नैरो हो गया, जिस कारण से क्या होगा कि जो भी पाइलोरिक रीजन के जो भी पाइलोरिक रीजन में जो भी फूड वगैरह है वह थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कहाँ पे जाएगा, ड्यूडेनम में जाता है। इसके नीचे पाइलोरिक रीजन के नीचे क्या होता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। तो पाइलोरिक से फूड बेबी का जो भी मिल्क वगैरह है वह स्टमक ड्यूडेनम वाला पार्ट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो एरिया बहुत नेरो हो गया है। किस कारण से, वहाँ की जो मसल्स है, यहाँ की जो मसल्स है उसमें हाइपरट्रोपी हो गई है, जिसकी वजह से ये पार्ट बहुत नेरो हो गया है, जिस कारण से जहाँ पे स्टमक का कंटेंट है वह ड्यूडेनम वाले पार्ट में नहीं जा पा रहा है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये पाइलोरिक रीजन में हो रहा है, स्टेनोसिस मतलब नेरोइंग हो रहा है।
नैरोइंग क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां की जो मसल्स है, वहां की मसल्स में हाइपरट्रोफी हो गई है, जिसकी वजह से ये पार्ट नेरो हो गया है ना। हर एक इस टॉपिक का हर एक शब्द का एक एक मीन से है ना, हर एक शब्द कुछ कुछ बोल रहा है। जैसे हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी का मतलब अलग है, पाइलोरिक रीजन में स्टेनोसिस मतलब नेरो हो गया है ना। दैट इज हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, है ना। डेफिनेशन है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? नेरोइंग ऑफ नेरोइंग ऑफ पाइलोरिक रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सर्कुलर मसल्स। that lead to narrowing of lumen of pyloric region। इसको क्या बोलते हैं? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं, है ना। नैरोइंग ऑफ पाइलोरिक रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सर्कुलर मसल्स दैट लीड टू नैरोइंग ल्यूमन पाइलोरिक रीजन। ठीक है, वो ल्यूमन की साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो पाइलोरिक मसल्स है उसकी साइज इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इस कारण से स्टमक के कंटेंट ड्यूडेनम में नहीं जा पाएंगे। इसके कारण क्या क्या है, किस वजह से ये कंडीशन बच्चों में होती है ना, ये एक इन्फेंट में ये कंडीशन क्रिएट होती है ना। इसका कारण एक तो से मदर अगर इरिथ्रोमाइसिन ओवर यूज करती है, अगर कोई मदर इरिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई मदर इरिथ्रोमाइसिन का ओवर यूज करेगी, अगर ओवर यूज करेगी तो बच्चे में वो इरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वह प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जाएगी और वह बच्चे में क्या कर सकती है? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, मतलब उसमें 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, किसमें? बेबी के अंदर। ठीक है, अगर टर्नर सिंड्रोम है बेबी के अंदर तो उसमें हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकती है। ठीक है, तीसरा, मैटरनल स्ट्रेस इन लास्ट ट्राइमेस्टर, अगर मदर लास्ट ट्राइमेस्टर में मदर ने अगर स्ट्रेस ले लिया या किसी भी कारण से स्ट्रेस ले हो सकता है, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो या फिर किसी भी फाइनेंशियली वगैरह है
उसके वजह से मदर ने अगर स्ट्रेस ले लिया है ना, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्रिएट हो सकती है। ठीक है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल इंक्रीज, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है मदर के अंदर, तब भी क्या क्रिएट हो सकती है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मोस्ट कॉमन किसकी वजह से हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है, तब कौन सा पॉइंट आएगा। अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा। चार ऑप्शन दे दिए जाए, इथ्रोमाइसिन ओवरयूज, टर्नर सिंड्रोम, मेटर्नल स्ट्रेस इन लास्ट ट्राइमेस्टर, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल इंक्रीज। मोस्ट कॉमन कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन काज ये होता है, हो ना, मोस्ट कॉमन काज होता है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, इस पे स्टार पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन काज पूछा जाए तो टर्नर सिंड्रोम आएगा, है ना। ठीक है, इसके अलावा इटियोलॉजी पता लग गई है ना अपने को, किस वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है बच्चों में, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब बच्चा अगर इस कंडीशन का अगर पैदा हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे अपने को। ठीक है, तो इसमें असेसमेंट करेंगे अपन इसका। तो बच्चे उसमें अगर ऐसा बेबी है, ठीक है, ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गई। ठीक है, हाइपरट्रोफी और पाइलोरिक इंस्पेक्टर। यहाँ पर हाइपरट्रोफी हो गई, पाइलोरिक इंस्पेक्टर। तो बच्चा उसमें क्या दिखाई देगा कंडीशन, कि भाई एक तो यहाँ से जो ये पाइलोरिक रीजन के जो भी फूड वगैरह है वह ड्यूडेनम वाले पार्ट में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, वह रिगर्गिटेशन होगा और वो ऐसे वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकलेगा, है ना। तो क्या लक्षण दिखाई दिया, एक तो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। देखो यहाँ हर एक शब्द का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बच्चे में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, अवे सेवरल फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड, फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड। मतलब बच्चे से बहुत दूर उसका वोमिटस का पार्ट है ना वो गिरेगा। जैसे बच्चा मान लो यहाँ है, ठीक है, ये चाइल्ड है, तो उससे वोमिटिंग ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे वोमिटस यहाँ पे सेवरल फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड से जाएगा। क्यों, है ना, क्योंकि यहाँ से फूड जा नहीं पा रहा है ना, फूड जा नहीं पा रहा है, तो वो प्रेशर के साथ ओरली रिगर्गिटेट होगा। दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा अपने को ऐसे बच्चे में जिसमें हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, उस बच्चे में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, एक एक तो लक्षण ये दिखाई देगा अपने को ऐसा बच्चे में जिसमें हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। और क्या देखने को मिलेगा, बच्चा हंग्री होएगा, है ना, भूखा रहेगा। सो वो क्या करेगा, क्राई करता है, मतलब रोता है। हंग्री क्यों होगा, क्योंकि वहां से स्टमक के जो कंटेंट है वो उसके ड्यूडेनम में और जा ही नहीं पा रहे हैं, वहां से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, जिस कारण से बेबी को क्या लगेगी, भूख लगेगी, है ना। हंग्री रहेगा बेबी, है ना, उसका लॉस ऑफ वेट होएगा,
उसका वेट गिरेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड, है ना, वो बार बार वोमिटिंग कर रहा है, रिगरिटेशन कर रहा है, जिस कारण से उसका वेट लॉस होता है। ठीक है, और बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। बच्चे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्यों होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मतलब उसका है ना HCO3, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या होता है, HCO3 माइनस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पीएच इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, ये कंडीशन क्रिएट होती है किसके अंदर, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में। पीएच इंक्रीज मतलब या तो HCO3 बढ़ेगा या फिर ऑक्सीजन बढ़ेगा या फिर ऑक्सीजन बढ़ता है। ठीक है, उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगी। यहाँ ऑक्सीजन से कोई मतलब है ही नहीं, अपने को किससे मतलब है, HCO3, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन का लेवल बढ़ा है। किसे, क्योंकि बेबी ने स्टमक के कंटेंट को बाहर निकाला है। स्टमक के कंटेंट क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब बच्चे ने एसिडिक का जो कंटेंट है उसको बाहर निकाल दिया, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्रिएट होगी उसमें। क्यों हुआ, ड्यू टू वॉमिटिंग ऑफ स्टमक कंटेंट। अगर बच्चे वो स्टमक कंटेंट को वोमिटिंग करेगा तो स्टमक का कंटेंट एसिडिक होते हैं, हाईली एसिडिक, तो एसिडिक तो उसने बाहर निकाल दिया, तो बच्चे उसमें हुआ क्या, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्रिएट हुआ। ठीक है, उसमें होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, है ना। अब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, अगर किसी में बच्चे में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है तब क्या होता है, हाइपोकेलेमिया होता है, हाइपोकेलेमिया होता है। हाइपोकेलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होगा। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट होता है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट होता है ना। इसका लेवल 3.5 से कम हो जाएगा। क्यों हुआ, ड्यू टू मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्यों, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की वजह से क्यों हुआ पोटेशियम का लेवल डाउन, क्योंकि होता क्या है, ये सेल से अपने को पता है इंट्रासेल्यूलर के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा केटायन होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो क्या हुआ, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्रिएट हुआ। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्रिएट हुआ मतलब हाइड्रोजन आयन का लेवल कम हो गया। तो हाइड्रोजन आयन लेवल कम होने के कारण ही तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। एल्केलोसिस कब होता है, एल्केलोसिस तब H+ आयन डिक्रीज हो जाएगा। H+ आयन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। और एसिडोसिस कब होता है, जब H+ आयन इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होता है, एसिडोसिस होता है। यही टॉपिक यहाँ पर इसी की वजह से अपन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस से हाइपोकेलेमिया समझेंगे। अगर यहाँ पर H+ आयन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, तब क्या होगा, है ना, H+ आयन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, अंदर सेल्स से H+ आयन इसके अंदर आएगा। ठीक है, H+ आयन किधर आएगा, ब्लड प्लाज्मा में आएगा। ठीक है, H+ आयन अंदर आएगा और यहाँ से जो पोटेशियम है उसको रेक्टिफाई करेगा अंदर जाके, यहाँ से पोटेशियम अंदर जाएगा और H+ आयन यहाँ पे आएगा, ताकि इसको ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन क्रिएट हो रही है उसको रेक्टिफाई कर सके, उसको कंपेंसेशन कर सके। इसके लिए H+ आयन तो इधर आएगा और पोटेशियम आयन इधर चला गया। ठीक है, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल कम होना ही हाइपोकेलेमिया कहलाएगा। तो यही कंडीशन इस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में यहाँ पे हो रही है। अपने को इसको समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, एल्केलोसिस कब होगा, जब H+ आयन का लेवल कम होता है, और एसिडोसिस कब होता है, जब H+ आयन का लेवल
बढ़ता है। यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है ना, और ब्लड प्लाज्मा, अब इसमें क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा में H+ आयन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एल्केलोसिस क्रिएट हुआ। तो उसको कंपेंसेशन करने के लिए सेल के अंदर से H+ आया और यहाँ से पोटेशियम प्लस अंदर गया, ठीक है, ताकि यहाँ की जो भी pH है उसको रेक्टिफाई कर सके। इसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा में से पोटेशियम सेल के अंदर चला गया, ठीक है, उस सेल के अंदर से H+ आयन ब्लड प्लाज्मा में आ गया, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। दैट कंडीशन क्रिएट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड द हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया इसकी वजह से होता है, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा बच्चे, जिसमें बच्चे में पाइलोरिक हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रही है, उस बच्चे में और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। वेट लॉस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चे, देखो ओली शेप मास फील होता है, बच्चे में क्या होता है, ओलिव ओलिव साइज मास देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चे में, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बेबी में ओलिव साइज का मास देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, ओलिव मतलब जिसे ओलिव का एक फ्रूट आता है ओलिव का, जिसको बोलते हैं जैतून का फल है ना। जैतून का फल क्या होता है, लॉन्ग होता है और कर्व होता है, मतलब वो ऐसे रहेगा, है ना, लॉन्ग और कर्व होता है। तो ऐसा मास उसको एपिगेस्ट्रिक वाले एरिया में दिखाई देता है, लॉन्ग ओले साइज मास सीन इन एपिगेस्ट्रिक एरिया, एपिगेस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ओली साइज का मास देखने को मिलेगा कहाँ पर, एपिगेस्ट्रिक रीजन में। क्यों, क्योंकि वहां की जो मसल्स है वह हाइपरट्रोफी हो गई है, ठीक है। पाइलोरिक रीजन वाली मसल्स हाइपरट्रोफी हो गई है, वहां की साइज बढ़ गई है, जिस कारण से एपिगेस्ट्रिक वाले एरिया यहाँ पर एक मास दिखाई देगा, जो बाहर से भी अपन उसको अच्छे से देख पाएंगे। उसको बोलते हैं ओली साइज का मास देखने को मिलेगा। कौन से पेशेंट में, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में। क्यों देखने को मिला, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स है उसकी साइज बढ़ गई है, साइज बढ़ गई तो वो बाहर से भी इजीली देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर एपिगेस्ट्रिक वाले एरिया में कौन सा, ओली साइज का मास देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और चीज देखने को मिलती है अपने को इसको, कि इसमें पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट दिखाई देंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेगा अपने को। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिखाई देंगे इसमें बेबी के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ की मसल्स ज्यादा है, मसल्स वहाँ पर ज्यादा है, तो वो इजीली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेगा अपने को इसमें लेफ्ट टू राइट की तरफ। एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर देखने को मिलेगा, अपर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में देखने में, लेफ्ट टू राइट की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, ठीक है, ओले साइज मास देखने को मिलता है। हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया को क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस किसी बेबी में हो रहा है, तो उसमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोकैलेमिया के हाइपरकैलेमिया। तो अपने को हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें एसिड बाहर निकल रहा है बाय वोमिटिंग के द्वारा। स्टमक का जो कंटेंट है एसिड, है ना, स्टमक के कंटेंट बाहर निकल रहे हैं बार बार, क्योंकि वो ड्यूडेनो वाला पार्ट में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर नैरोइंग है ना, पाइलोरिक रीजन में नैरोइंग हो गया, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है।
बेबी का वेट कम होगा क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है फूड को, ठीक है। वो क्राई करेगा, है ना, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसे कहते हैं? सेवरल, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है सेवरल फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड, वोमिटिंग पार्ट जिसको बोलते हैं वोमिटस, सेवरल फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड से जाके गिरता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। ये अपने को सिम्टम देखने को मिलेगा कौन से पेशेंट में? जिसको हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बेबी में अपने को ये सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। क्या ये सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा इसको कैसे पता लगाएंगे? एक तो अपन पता डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसको कैसे पता लगाएंगे कि भाई बच्चे में हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है, उसको कैसे पता लगाओगे आप, है ना। उसके लिए अपन बेरियम मिनिमा करते हैं, ठीक है। बेरियम मिनिमा से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हाइपरट्रोपिक जो मसल्स है पाइलोरिक रीजन में, उनमें हाइपरट्रोपी हुई है क्या, उसकी वजह से अपन पता लगा सकते हैं। दूसरा अपन सोनोग्राफी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी अपने को वहाँ की मसल से, वहाँ की मसल की साइज इंक्रीज होगी, हाइपरट्रोफी होगी, वो हाइपरट्रोफी को अपन इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे बेरियम मिनिमा से, यूएसजी से, है ना। उन कंडीशन में अपन इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब डायग्नोस और असेसमेंट में आएगा, असेसमेंट में अब तो लक्षण से पता लगाओ, लक्षण से इतना पता नहीं लगा पाए तो अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से कंफर्मेटिव पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई बेबी में हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है क्या, है ना, ठीक है। अब इसके बाद इसका सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। तो सर्जिकल इंटर, क्योंकि इसका मेडिकल इंटरवेंशन नहीं हो सकता अगर वहां पर हाइपरट्रोपी हो रही है, यहाँ पर अगर हाइपरट्रोपी हो रही है, ठीक है, तो मेडिकल इंटरवेंशन कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है जो उसको हाइपरट्रोपी से उसको डिक्रीज कर दे, उसकी हाइपरट्रोपी को नॉर्मल से साइज में लेके आ जाए या फिर इसको अपने आप डिक्रीज कर दे, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ही तो नैरो हो रहा है अपना पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ये पार्ट नैरो हो रहा है, तो अपन मेडिसिन कैसे देंगे भाई? उसको वोमिटिंग को कम कर देंगे, है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे उसको वोमिटिंग, लेकिन वो ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। परमानेंट ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल इंटरवेंशन ही होगा, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं उसमें कौन सी सर्जरी करते हैं, कब करते हैं, ठीक है। इसका सर्जिकल इंटरवेंशन 2 स्टेप में होता है, ठीक है। इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन? फर्स्ट स्टेप में जो भी बच्चे का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से ब्लड इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही सेकंड स्टेप में अपन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फ्लूइड एंड जो इलेक्ट्रोलाइट से उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्लड इक्विलिब्रियम करेंगे, ब्लड इक्विलिब्रियम करेंगे। जो भी ब्लड के अंदर जो भी जो भी एबनॉर्मलिटी हो रही है ना, उसको सही करेक्शन करेंगे। जैसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है तो उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को करेक्ट करेंगे, है ना। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो भी एबनॉर्मल हो रहे हैं, हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया के हो रहा है तो केसीएल देंगे उसको बेबी को, है ना, पोटेशियम क्लोराइड देंगे, ठीक है। उसको अपन उसको पोटेशियम को करेक्ट करेंगे। सारी एबनॉर्मलिटी जब करेक्ट हो जाएगी, उसका पोटेशियम का लेवल कितना हो जाएगा? 3.5 से 5.1 हो जाएगा, तभी ही अपन सर्जरी के लिए आगे जाएंगे। जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा तब तक अपन सर्जरी नहीं करेंगे, मतलब उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जब तक सही नहीं होगा तब तक इसको अपन फर्स्ट स्टेप से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड, जब फर्स्ट स्टेप में उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सही हो गया, ब्लड
एबनॉर्मलिटी सही हो गई, उसके बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में एक सर्जरी है जो जिसका नाम है पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी, टोमी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग करना। टोमी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग करना, है ना। टोमी का मतलब होता है ओपनिंग करना, मतलब यहाँ पर अगर पूरा ही बंद हो रहा है ये एरिया, तो अपन क्या करेंगे? सर्जरी करके यहाँ से अपन इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसको ओपन कर देंगे, उसको ओपन कर देंगे, जिससे क्या होगा? पाइलोरिक जो भी रीजाइन का जो भी फूड वगैरह वो इजीली ड्यूडेनम में चले जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पाइलोरोमायोटोमी। टोमी का मतलब ओपनिंग करना, दैट इज पाइलोरोमायोटोमी। इसका एक और दूसरा नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है पाइलोरोमायोटोमी का? इसका एक और नाम से बोलते हैं, अथवा फ्रेडिट एफ फ्रेडिट रामस्टेड फ्रेडिट रामस्टेड ऑपरेशन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो ऐसे पूछ ले कि भाई जो हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस पे सर्जरी करते हैं उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे दे, जिसमें फ्रेडिट रामस्टेड ऑपरेशन पूछ ले तो उस पर ये टिक लगाना है, ठीक है। जो भी नेम वाले नाम है ना, नाम वाले ऑपरेशन है, नाम वाले कोई डिजीज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं, ठीक है। और उसमें कंफ्यूजन उसी में होता है, ठीक है। ये कब कर दे? बच्चे कितना बड़ा हो जाएगा तब करेंगे सर्जरी को? क्या जन्म के तुरंत बाद कर देंगे? कि कितने समय बाद इसको करते हैं? इसको जन्म के तुरंत बाद नहीं करेंगे। डायग्नोसिस भले जन्म में हो जाएगा लेकिन जन्म के तुरंत बाद नहीं कर सकते। इसको 4 to 5 वीक्स ऑफ एज में करेंगे, ठीक है। इसको जन्म के तुरंत बाद नहीं करते हैं ऑपरेशन को, इसको करते हैं 4 to 5 वीक्स ऑफ एज में अपन इसको ऑपरेशन को करेंगे, ठीक है। 4 to 5 वीक्स ऑफ एज में करेंगे इसको, जन्म के तुरंत बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि, ठीक है। 4 to 5 वीक्स ऑफ एज में करेंगे। नाम क्या है सर्जरी का? पाइलोरोमायोटोमी। इसके लिए प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है। इसको प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए अपन उसको प्रिपेयर करते हैं बेबी को, ठीक है। इसके अलावा उसको एनबीएम रखते हैं 8 आवर के लिए, ठीक है, बेबी को। उसके बाद उसका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है जिसमें 24 to 48 आवर बाद उसको फीड दे देते हैं। 24 to 48 आवर बाद बच्चों को एनबीएम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और उसको असेस करते हैं बेबी में, ठीक है ना। तो ये अपन पूरा समझ गए हैं। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नैरोइंग ऑफ पाइलोरिक रीजाइन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सर्कुलर मसल्स। कौन से? पाइलोरिक रीजाइन की सर्कुलर मसल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ इटियोलॉजी वगैरह होता है, ये किस वजह से होता है ना। जिसे मदर इथ्रोमाइसिन ओवर यूज करती है उसकी वजह से हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट कॉमन टर्नर सिंड्रोम की वजह से होता है ना। मोस्ट कॉमन काज हो हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। मेटरनल अगर स्ट्रेस में गई लास्ट ट्राइमेस्टर में तो भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी यह कंडीशन इंक्रीज हो जाती है, किसमें? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ठीक है। इसके अलावा इसके असेसमेंट कैसे पता लगाएंगे? इसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। प्रोजेक्टाइल मतलब वॉमिटर्स अवे सेवरल फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। प्रोजेक्टाइल होगा, बच्चा हंग्री होगा, इसकी वजह से वो बहुत क्राई करेगा,
ठीक है, उसका वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो कंटेंट स्टमक से बाहर जा रहे हैं एज ए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के रूप में। ठीक है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, क्यों? एसिडोसिस की वजह, एसिड वाला कंटेंट है वो बाहर चला जाएगा जिसका उनसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्रिएट होगा, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी है। ठीक है, और ओलिसेज मास ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट दिखने को मिलेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक चीज समझाने वाली है। ठीक है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं? क्योंकि इसमें आया है ना ये क्वाड्रेंट शब्द, क्वाड्रेंट भी आया है और रीजाइन भी आया है। ठीक है, क्वाड्रेंट होते हैं 4 होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। चार तो क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये तो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और रीजाइन कितने होते हैं? रीजाइन 9 होते हैं। ठीक है, रीजाइन कितने होते हैं? रीजाइन कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होता है एपिगेस्ट्रिक रीजाइन। रीजाइन, ठीक है, एपिगेस्ट्रिक डिजाइन होता है। ठीक है, जो अपना पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट दिखाई दे रही थी वो लेफ्ट टू राइट की तरफ दिखाई दे रही थी, वो एपिगेस्ट्रिक रिजाइन में दिखाई दे रही थी। वो रिजाइन शब्द आया ना, इसकी वजह से मैं आपको 9 रिजाइन और क्वाड्रेंट को समझा रहा हूँ। ठीक है, एपिगेस्ट्रिक रिजाइन होता है, ये अम्बलाइकल रिजाइन होता है। ठीक है, और सुप्राप्यूबिक रिजाइन होता है। प्यूबिक रिजाइन होता है। ठीक है, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रिजाइन, हाइपोकॉन्ड्रियक रिजाइन। ठीक है, लेफ्ट लंबर रिजाइन, ठीक है, और लेफ्ट ईलियक रिजाइन। ऐसे इधर भी है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रिजाइन, ठीक है, राइट लंबर रिजाइन, ठीक है, और लेफ्ट ईलियक रिजाइन। ठीक है, ये हो गया रिजाइन्स होते हैं, 9 रिजाइन होते हैं। ठीक है, ये रिजाइन्स हो गए, है ना।